हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर शर्मा और आप सभी देख रहे हैं बैसवारा क्षेत्र का बेस्ट एजुकेशन चैनल बैसवारा केमिस्ट्री पॉइंट। और बैसवारा केमिस्ट्री पॉइंट पर आप 12th क्लास के लिए यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए बिलेन चैप्टर आप अध्ययन कर रहे हैं। अब तक जो भी मैंने लेक्चर 4 तक जो पढ़ाया है, उसके बाद लेक्चर 5 में आज हम आपको जो है परासरण दाब आपने पढ़ा था, उसमें तो आपको पीवी बराबर एनआरटी के माध्यम से दो चीज़ें बताएंगे। पहला, परासरण दाब ज्ञात करना, यानी वांट हाफ समीकरण की सहायता से परासरण दाब की गणना करना, और दूसरा उसी से पढ़ना है अणुभार की गणना करना। तो वांट हाफ समीकरण जब परासरण दाब पढ़े थे तो उसमें दो नियम मैंने पढ़ाए हैं, बायल वांट हाफ नियम और चार्ल्स वांट हाफ नियम। और दोनों को सम्मिलित करने पर एक वांट हाफ समीकरण मिली थी, वो थी पीवी बराबर एनआरटी। ये समीकरण मिली, इसे हमने कहा था वांट हाफ समीकरण। बेटा इसी के माध्यम से दो गणनाएं करनी है। पहली गणना करना है, क्या गणना करना है? परासरण दाब की गणना। नंबर 1 करना है परासरण दाब की गणना, परासरण दाब की गणना करना। दूसरा इसमें एप्लीकेशन है, दूसरा क्या है? अणुभार की गणना करना। अणुभार की गणना करना। दो पॉइंट हैं, तो पहले वाले को लेते फर्स्ट नंबर में। परासरण दाब की गणना कैसे करोगे? देखो पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। तो P बराबर परासरण दाब है, तो P को रोक लेते हैं, N/V इंटू आर टी। N/V क्या है बेटा? मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, न V लीटर आयतन। इसका मतलब इसे C कह सकते हैं, CRT। P बराबर CRT, जहाँ P बराबर हमारे पास है, जहाँ P बराबर है परासरण दाब, और हमें ही परासरण दाब निकालना है, तो परासरण दाब है। उसके बाद R बराबर क्या है यहाँ पे? यहाँ जो R बराबर गैस नियतांक नहीं, यहाँ विलयन स्थिरांक है, विलयन नियतांक या स्थिरांक कहो, ठीक। दूसरा T बराबर है परम ताप। ये इतनी सारी चीज़ें। अब दूसरे नंबर पे हमको अणुभार की गणना करना, सेकंड नंबर पे अणुभार की गणना करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि वांट हाफ समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, तो ठीक कोई बात नहीं, P के स्थान पर P, V बराबर V। N बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। N इज इक्वल टू बटे यहाँ मोल है, क्या है? मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी भार बटे अणुभार, ये अणुभार, ठीक। तो वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिए, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये ठीक, इंटू आर टी। और हमको क्या निकालना? मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको इधर किनारे ले आओ, पीवी को नीचे लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट अपान, अणुभार की गणना करना है, P इंटू वी इंटू आर टी। ये तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट का भी कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें रह गई थी, तो ये दोनों चीज़ें आपकी हो गई। अब इसके माध्यम से न्यूमेरिकल आप अपनी प्रैक्टिस करिए। अभी न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे, तो न्यूमेरिकल एक लगवाएंगे, इस फार्मूले याद रखेंगे, तो न्यूमेरिकल बताना ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद हम आपको वाष्प दाब के बारे में चर्चा करते हैं। वेपर प्रेशर क्या है और जो वाष्प दाब का अवनमन है वो क्या है, दो टॉपिक यहाँ पे हमारे साथ आपको पढ़ना है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, इसे मैं हटा रहा हूँ, आप नोट कर ले तो इरेज करूँ। अब हम लोगों को जानना है वाष्प दाब क्या है। क्या जानना है? वाष्प दाब। बच्चों इसे अंग्रेजी में वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या नाम लेते हैं इसका?
वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब क्या है? गौर करके जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी द्रव को किसी बर्तन में भरकर किसी ताप पर, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, कभी रख के देखा होगा तो धीरे धीरे उस द्रव के कुछ अणु बाहर चले गए होंगे, यानी वाष्पित हो गए होंगे। कहीं भरा पानी आपने देखा होगा, तालाबों में, छोटे गड्ढों में, कुछ दिन बाद आपने देखा होगा वो पानी आपको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब उसमें द्रव में वाष्पन होता। देखिए जरा समझने का प्रयास करिए हमारे साथ। ये एक बर्तन है, इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है यहाँ तक, ये द्रव भरा हुआ है। तो होता क्या असलियत में, वास्तविकता में बात यह है कि द्रव के जो पृष्ठ पर, सरफेस पर ये अणु मॉलिक्यूल्स हैं, ये द्रव के जो यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं और जो यहाँ है, दरअसल द्रव क्या है, ठोस और गैस दोनों के मध्य की अवस्था है। ये ठोस है और ये बच्चों गैस है, ये दोनों के मध्य की अवस्था है, ये स्टेट दोनों के बीच की है। इसका मतलब ये जो द्रव है, ये द्रव है, द्रव के कुछ अणुओं की जो नीचे पेंदे पर, बॉटम में, इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है, इनकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती। इसी प्रकार जो सरफेस पर होते हैं, जो ऊपरी परत पर होते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है और इनकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है। तो द्रव के वे अणु जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, वे द्रव के पृष्ठ को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड whose present at the surface of the liquid they have a tendency to leave the surface of the liquid। यानी कि द्रव के वे अणु जो द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित हैं, उनके अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि वे द्रव के पृष्ठ को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो ये बाहर जाने की जो प्रवृत्ति है, इसे कहते हैं वाष्पीकरण, इवापोरेशन। ये वाष्पीकरण है। क्या है? वाष्पीकरण है। यानी हम या शॉर्टकट में हम कहते हैं वाष्पन भी कहते हैं, वाष्पीकरण की क्रिया या वाष्पन की क्रिया। तो ये सब बाहर जाते रहते हैं। फिर क्या होता है, अगर इसके ऊपर हम ढक्कन कोई रख दें तो ये जाके इसी में सब चिपक जाएंगे, ये सब चिपक जाएंगे। जब बाहर चले जाएंगे तीनों, इनकी ऊर्जा क्या हो जाती, कम हो जाती। जैसे ऊर्जा कम होती, ये आपस में एग्रीगेट होते हैं और बूंद के रूप में टप से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो वाष्पन और द्रवण की साम्यावस्था में, यानी जितने अणु वाष्पित हो रहे हैं उतने अणु फिर वाष्प से द्रव में परिवर्तित हो रहे हैं। तो वाष्पन और द्रवण की साम्यावस्था में जिस दाब के कारण वाष्पीकरण पुनः द्रव में परिवर्तित होते हैं, वह दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। हम लोग इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वाष्पन और द्रवण साम्यावस्था में पुनः द्रव में परिवर्तित होते हैं, वह दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यानी वाष्पन और द्रवण की साम्यावस्था में जिस दाब के कारण वाष्प के अणु पुनः द्रव में परिवर्तित होते हैं, वह दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, ये
यानी वेपर प्रेशर कहलाता है। अब वाष्प दाब का अवनमन क्या है? देखो बच्चों, यहां से वाष्पन की दर जितनी अधिक होगी उतना वाष्प दाब अधिक, वाष्पन जितना अधिक हो उतना द्रवण अधिक होगा। तो यानी बल लगेगा तभी तो जल्दी द्रवित होंगे। इसका मतलब वाष्पन की दर अगर अधिक है तो वाष्प दाब अधिक है। ये बात जरा इस बात को ध्यान में रखना, वाष्पन की दर अधिक होने पर वाष्प दाब अधिक होता है। यानी वाष्प दाब वाष्पन की दर के समानुपाती है। यानी द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वाष्पन की दर के समानुपाती होता है। ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जितना अधिक वाष्पन होगा वाष्प दाब उतना अधिक होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं इसी के माध्यम से वाष्प दाब का अवनमन बताने चल रहा हूँ। वाष्प दाब का अवनमन कैसे होता है? वाष्प दाब का अवनमन, कमी कैसे होती है, वाष्प दाब में कैसे कमी आती है, इस बात को समझना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। हमने इसमें विलायक लिया, क्या लिया? विलायक लिया, जल ले लिया, ये ले लिया सब। इसमें मैंने क्या किया? अवाष्पशील एवं वैद्युत अनपघट्य पदार्थ मिला दिया। क्या किया? अवाष्पशील एवं वैद्युत अनपघट्य पदार्थ को इसमें घोल दिया। ठीक है, तो जब मैंने घोला तो ये अणु सब इसमें घुल गए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे अणु सब घुल गए। अब इन्होंने क्या किया कि ऐसे अणु जो सरफेस पर थे और वाष्पित होना चाह रहे थे, उड़ना चाह रहे थे, बाहर निकलना चाह रहे थे, ये क्या किए? इनकी ऊर्जा को ले लिया, यानी उनकी गतिज ऊर्जा को कम कर दिया। कम कर दिया इसका मतलब वाष्पन की दर घट गई। वाष्पन की दर घट गई इसका मतलब वाष्प दाब में कमी आ गई। तो वाष्प दाब का अवनमन हो गया। जैसे कोई पैसा रुपया हो, कहीं जा रहा हो, अचानक उसका कोई परिवार का सदस्य आ जाए, जब आ जाए उसके पास पैसे की डिफिशियंसी हो, वो पैसा ले ले मुझसे, तो मैं बाहर जाना बंद कर दूंगा, यानी वाष्पन की दर घट जाएगी। वाष्पन की दर घटेगी तो वाष्प दाब घटेगा। ठीक है, तो ये बात है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील एवं अपघट्य पदार्थ घोलने पर द्रव के पृष्ठ के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी हो जाती है, अर्थात वाष्पन की दर में कमी हो जाती है, जिससे कमी हो जाती है अतः वाष्प दाब, कमी हो जाती है वाष्पन की दर में कमी के कारण वाष्प दाब घट जाता है। वाष्पन की दर में कमी के कारण वाष्प दाब घट जाता है, नहीं कम हो जाता है।
तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं, इसको क्या समझ सकते हैं, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PO हो, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PO तथा विलयन का वाष्प दाब PS हो तो PO माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन व PO माइनस PS अपान PO वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ये हो गया बच्चों वाष्प दाब और वाष्प दाब का अवनमन। ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है वाष्प दाब एवं वाष्प दाब के अवनमन से क्या समझते हो, तो आप पूरा डिटेल ऐसे ही सेम ऐसे दे सकते हैं। इसके बाद आपको ये जानना है राउल्ट का नियम क्या है, ठीक है, और राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। इसी के साथ चूँकि इसी से रिलेटेड है, इसे आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो मैं अगला टॉपिक ले लूँ, हटाता हूँ इसे बेटा। आप सब लोग इस समय मन लगा के स्टडी करें। ये कक्षा 12 की क्लास है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 24 फरवरी से परीक्षाएं हैं। मैं पुनः याद दिलाता हूँ, आप सभी से फिर से कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर जोश बरकरार रखें, पढ़ने का जो साहस है उसे बरकरार रखें और लगातार हिम्मत बना करके मेहनत करते हुए स्टडी करें। ये महसूस करें कि हमको लगातार बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो राउल्ट का नियम, अब आप टॉपिक पढ़ना, वेरी वेरी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राउल्ट का नियम, राउल्ट्स रूल। तो राउल्ट्स रूल क्या है, कौन कौन से बच्चे जानते हैं राउल्ट्स रूल क्या है? कितने बच्चे ऐसे हैं जो राउल्ट का नियम जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए आज राउल्ट का नियम इतनी बार पूछा गया, इतना अधिक पूछा गया है कि ये आपके लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो राउल्ट का नियम सीधे कहता है अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स रूल, यानी राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, इनका नियम क्या है? नियमानुसार कहते हैं, ये कहते हैं कि जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभास के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम क्या है? अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स क्या है? कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। आप बराबर भी कह सकते हो। तो ये सूत्र होता PO माइनस PS अपान PO इज इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n। इस फार्मूला इतना लिखने से आपके 2 नंबर चित्त हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं और आपको कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं और
अब एक छोटी सी बात है कि आवासफसील विलयों के आदर्श विलयन किसे कहते हैं। एक छोटा सा और टॉपिक इस टॉपिक के साथ साथ आवासफसील विलयों के आदर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन। आवासफसील का मतलब ऐसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर ही विलायक में घोला जाए, वह वाष्पित न हो। आवासफसील गर्म करने से वाष्प के रूप में उड़े ना, जाने ना पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और ये जो अब पढ़ने चल रहे हैं आदर्श विलयन, तो कहते हैं आवासफसील विलयों के वे विलयन, यानी आवासफसील विलयों के वे विलयन जो सांद्रता और ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। या ये भी कह सकते हो वे विलयन, लेकिन आवासफसील विलयों के हैं, तो यही जोड़ दीजिएगा। क्या बोलेंगे? आवासफसील विलयों के वे विलयन जो सांद्रता और ताप की सभी परिस्थितियों में, ताप की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्ण पालन करते। किसका नियम? राउल्ट के नियम का पूर्ण पालन करते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। ये हो गए आदर्श विलयन। अब कहते हैं एक चीज और पूछी गई, इसी में तीसरा टॉपिक पूछा गया है राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। अगर आपसे राउल्ट का नियम 3 नंबर में पूछा जाए तो आप राउल्ट का नियम लिखेंगे, आदर्श विलयन लिखेंगे और राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखेंगे। 3 या 4 नंबर में अगर पूछा जाता है तो पूरा डिटेल लिखना है। अगर कहीं 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है तो बस आप यहीं तक लिखिए, इसके अलावा आपको लिखिए। इतने में भी आपको, मतलब इतने में ही आपको मार्क्स मिल जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ता है। तीसरा है राउल्ट के नियम की सीमाएं। इसे बेटा नोट कर लीजिए, तो मैं हटा दूं। ठीक है, मैं हटा रहा हूं। राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो आपको देखो 4 बातें आपको लिखनी है, ध्यान दीजिएगा। हम परीक्षा पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं, एग्जाम पास करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं और डीपली स्टडी के लिए समय बहुत अब निकल चुका है। तो इसी स्तर से आप समझने का पहला रूल कि वे विलयन जिनमें आवासफसील में वैद्युत अपघट्य पदार्थ घुला है, यानी आवासफसील एवं वैद्युत अपघट्यों के तन विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू होता है। इसके अलावा राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो आप लिखेंगे आवासफसील एवं वैद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू होता है। राउल्ट का नियम लागू होता है। क्लियर? दूसरी बात, दूसरी सीमा क्या है? वाष्पशील
पदार्थों के तन विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। यहां इतना लिख दीजिए, वाष्पशील पदार्थों के, सीधे ये भी कह सकते हो वाष्पशील पदार्थों के विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तीसरी बात, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों से। ठीक है, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों से राउल्ट का नियम वैद्युत अपघट्यों के विलयन राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। चौथी बात आपको लिखना, ऐसे पदार्थ जो संगुणित हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, उनके विलयन से भी राउल्ट का नियम विचलन प्रदर्शित करता है। चार बस, पांचवा लिखना नहीं। वे पदार्थ जो विलयन में संगुणित होते हैं, जो विलयन में संगुणित हो जाते हैं, एग्रीगेट मतलब आपस में जुड़ जाते हैं, संगुणित होते हैं, उनसे ये नियम क्या करता है? विचलन प्रदर्शित करता है, विचलन प्रदर्शित करता है। क्लियर। ये चार बातें आपको लिखनी है, इसके अलावा कोई बात आपको नहीं लिखनी है। कितना भी है, चार बिंदु आपको याद कर लेने हैं। राउल्ट का नियम पूरा हो गया, 4 नंबर का पूरा सवाल आपका तैयार हो गया है। बच्चों, कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वथनांक पढ़ाऊंगा, क्वथनांक का अनुमान पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इससे जो रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक हैं वो मैं बताऊंगा। और इसके बाद केवल हिमांक बचेगा, वांट हाफ गुणक बचेगा, वांट हाफ फैक्टर और हेनरी का नियम, और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो भी है, मैं अभी थोड़ा अस्वस्थ हूँ, और जैसे ही थोड़ा स्वस्थ होता हूँ लगातार वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा, आपके फ़ायदे के लिए, आपके लाभ के लिए है। ठीक है, इसमें आपका लाभ, मेरा लाभ कम है, आपका लाभ ज़्यादा है। जो समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो दे रहा हूँ। ठीक, तो थैंक यू। अरे यार, अच्छा ठीक है।